ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल है अमोनिया का डिकम्पोजिशन। टेम्प 3H2 में। अब एक चीज ध्यान से समझो, अगर तुम सिर्फ इसको देख के आंसर दोगे, पहले मैं तुमसे अगर इस रिएक्शन की मॉलिक्युलरिटी पूछता हूँ, मॉलिक्युलरिटी का मतलब आणविकता, तो क्या आंसर होगा? 2। मॉलिक्युलरिटी कितनी है इसकी? क्योंकि हमें दिख रहा है 2 मॉलिक्यूल्स हैं, तो तुम सिंपली कह दोगे सर मॉलिक्युलरिटी इसकी कितनी है, आणविकता कितनी है इसकी? 2। अगर मॉलिक्युलरिटी की मदद से कोई इसका रेट लिखने की कोशिश करे और मैं रेट ऐसे लिख दूँ के और अमोनिया की घात कितनी लगा दूँ? 2, तो ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन बन जाएगी, कोई बताएगा? ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। कौन सी है? क्योंकि ये रेट लॉ तुम्हारे सामने है, तुमने इसे देखा, जो घात होता है उसका जो योग होता है वही तो ऑर्डर बताता है, कोटि। यहाँ पे कोई और है नहीं और यहाँ पे तुम्हें 2 दिख रहा है, तो तुम कहोगे कि सर ये कौन सी रिएक्शन है, कौन से ऑर्डर की? बट ऐसा कुछ भी नहीं है। ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है? 0 ऑर्डर की। कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? तो मैंने यही बात तुम्हें कल भी बताया था कि किसी रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है ना, जो कोटि होती है, वो सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर कर ही बताया जा सकता है। एक्सपेरिमेंट किया गया होगा और इसकी सांद्रता हम बढ़ाएं या कम करें, किस पे असर नहीं आ रहा होगा? रेट पे। रेट पे कोई परिवर्तन नहीं हो रहा होगा। तब हम समझ गए कि इस रिएक्शन का जो रेट है वो किस पे डिपेंड नहीं करता है? कॉन्सेंट्रेशन पे। तो हमने कह दिया कि ये कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन हो गई? 0 ऑर्डर। याद रखना, पूरे चांसेस एग्जाम में पूछे जाने के। या तो फिर ये रिएक्शन लिख के तुम्हें दे दिया जाएगा और तुमसे कहेंगे कि बताओ ये कौन सी कोटि की रिएक्शन है। रट लो, अमोनिया का टूटना प्लैटिनम की सरफेस पे कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? चलो, ये 0 ऑर्डर की रिएक्शन हो गई। अब एक एग्जांपल किसका देख लेते हैं? फर्स्ट ऑर्डर का। तो फर्स्ट ऑर्डर का एक एग्जांपल तो तुम यही याद रखो, C2H4 प्लस H2 किसकी प्रेजेंस में? निकेल या प्लैटिनम, कुछ भी ले लो, क्या बन जाएगा? CH3। ये कौन सी रिएक्शन है? देखो ये क्या है बताओ? इथीन। C2H4 का मतलब यही तो हुआ ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2। इसमें तुम क्या ऐड कर रहे हो? हाइड्रोजन। किसकी प्रेजेंस में? निकेल की। तो ये एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक यहाँ पे जुड़ जाएगा और इथेन बन जाएगा। तो इथीन का किस में कन्वर्ट हो जाना? इथेन में। और फिर से यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं? एक और एक, तो इसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी है? 2। लेकिन इस रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो क्या है? 1 है। ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है? फर्स्ट। उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें याद रखो। फर्स्ट ऑर्डर के साथ एक और चीज़ तुम्हें याद रखना है कि जितनी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं, कौन सी? मतलब अगर तुम्हें किसी रिएक्शन में ये वर्ड मिल जाए नाभिकीय, नाभिकीय अभिक्रिया, या तुम्हें कोई ऐसा वर्ड मिल जाए रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, रेडियो एक्टिव, तो याद रखना कि उसमें तुम्हें लिखा हुआ नहीं आएगा कि वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, लेकिन न्यूमेरिकल आएगा। किसी भी न्यूमेरिकल को करते समय हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि वो कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है। जब तुम्हें ये पता होगा तभी तो तुम ये फॉर्मूला लगाओगे के का, R0 माइनस R अपॉन टी। अगर वो कौन सी रिएक्शन है? 0 ऑर्डर की। और अगर मान लो फर्स्ट ऑर्डर की है तो तुम ये फॉर्मूला लगा कर आओगे, 2.303 अपॉन टी लॉग R0 अपॉन R। बट अगर तुम्हें यही नहीं पता चल रहा है कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, तो तुम न्यूमेरिकल कभी नहीं सॉल्व कर सकते। मैं क्या कह रहा हूँ कि 0 ऑर्डर की जो रिएक्शंस होती है उसमें जनरली लिखा हुआ आएगा कि ये अभिक्रिया कौन सी कोटि की है? शून्य कोटि की। फिर तुम्हें अभिकारक की सांद्रता दी जाएगी और तुमसे कहेंगे कि उसका स्थिरांक निकालो, तुम फॉर्मूला लगा लोगे। फर्स्ट ऑर्डर का जो न्यूमेरिकल आएगा उसमें भी ज़्यादातर लिखा हुआ आता है कि ये अभिक्रिया कौन से कोटि की है? प्रथम कोटि की। लेकिन ऐसे जितने भी रिएक्शंस होते हैं जिसमें कि नाभिकीय वर्ड वो लिख देते हैं, रेडियो एक्टिविटी वर्ड लिख देते हैं, तब वो कोटि नहीं बताते, तब वो कोटि। और फिर तुम्हें सॉल्व करना होगा न्यूमेरिकल, तो तुम्हें समझना होगा कि ये वर्ड अगर दिख जाए तो मैं तो खुद समझ जाना कौन सी कोटि है? प्रथम कोटि। ये जो वर्ड्स होते हैं, न्यूक्लियर है, रेडियो एक्टिविटी है, ये खुद में बता देते हैं कि वो सारी की सारी अभिक्रियाएं कौन से ऑर्डर की होती हैं। समझ में आ गया? अब न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और तुम लोग को क्लियर हो जाएगा। एक छोटा सा डेरिवेशन है, छोटा सा फॉर्मूला और समझाना है, फिर एक साथ सब न्यूमेरिकल्स करना है। टॉपिक है हमारा हाफ लाइफ। क्या है टॉपिक? हाफ लाइफ, जिसे हिंदी में क्या बोलोगे? बोलो, अर्ध आयु। हाफ का मतलब अर्ध, आधा, लाइफ का मतलब आयु।
तो यहाँ पे हाफ लाइफ है अर्ध आयु, जिसको हम दिखाते हैं टी हाफ से। देखो ये जो टी है ये टाइम के लिए टी है, क्या ये टाइम वाला टी। अब बिल्कुल छोटा सा नीचे की तरफ हाफ लिख देना है। ये मत सोचना है कि हाफ तुम्हारा वैसा वाला हाफ है जिसको तुम सॉल्व करते समय इस्तेमाल करोगे। ये सिर्फ क्या है, एक साइन है। ये हाफ जो लिखा है मैंने नीचे, क्या है, सिर्फ एक साइन है। ये नहीं कि कोई न्यूमेरिकल कर रहे हो तो इस हाफ को भी किसी से गुणा कर दो तुम। ये हाफ तुम्हें कहीं पे भी यूज नहीं करना है, सिर्फ साइन के लिए है। तो चलो पहले समझते हैं कि हाफ लाइफ होता है क्या है। एक बार समझाऊंगा और फिर तुमसे ही पूछूंगा, तो सही से समझ लेना। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। एक मेरे पास में रिएक्टेंट है जिसकी सांद्रता है 5 मोल, 5 मोल प्रति लीटर। ये इसकी कॉन्सेंट्रेशन है, कोई एक रिएक्टेंट है। और 20 मिनट्स में, कितने में, 20 मिनट्स में हमने देखा कि इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कम होकर, डिक्रीज होकर हो गई 2.5 मोल प्रति लीटर। कितनी हो गई, 2.5 मोल पर लीटर। तुमने स्टार्ट कितने से किया था और अब कितनी हो चुकी है, कितनी हो गई, हाफ हो गई। 5 का हाफ 2.5 होता है। ऐसा होने में टाइम कितना लगा, तो ये जो 20 मिनट है यही हाफ लाइफ है। तो समझ में आया। किसी भी अभिक्रिया में अभिकारक को अपनी प्रारंभिक मात्रा के आधा होने में जितना समय लगेगा वो उसका अर्ध आयु है। किसी भी रिएक्टेंट को अपनी इनिशियल अमाउंट, जो शुरुआती मात्रा थी, जो इनिशियल अमाउंट था, उससे हाफ होने में जितना भी टाइम लगेगा वो उसका हाफ लाइफ है। सिंपल डेफिनेशन है। तुमने एक अभिकारक लिया, जो उसकी प्रारंभिक मात्रा तुमने ली है, उस मात्रा से वो आधा होने में कितना समय ले रहा है, वो क्या कहलाती है, उसकी हाफ लाइफ। डेफिनेशन लिख लेना, ठीक है। इंग्लिश वाले डेफिनेशन लिख देना, वही कॉपी कर लो। द टाइम टेकन बाय reactant molecule to gets consumed इसमें कौन कौन से वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग तुम्हें समझ में नहीं आ रहा। द टाइम टेकन, टाइम का मतलब तो समय ही है, टेकन का मतलब तो लिया जाता है। बाय रिएक्टेंट, किसके द्वारा, अभिकारक के द्वारा। मॉलिक्यूल, अभिकारक का अणु, ठीक है। टू गेट्स कंज्यूम्ड, टू गेट्स कंज्यूम्ड, कंज्यूम का मतलब, कंज्यूम के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं। कंज्यूम का मतलब हो सकता है खर्च होना, कंज्यूम का मतलब होता है कम होना, ठीक है। तो और मतलब मेनली यही है। तो ऐसे कह सकते हो कि जितना भी रिएक्टेंट था वो कंज्यूम हो रहा है। कंज्यूम का मतलब खत्म हो रहा है, खर्च हो रहा है। और खर्च होते होते कितना पहुंच गया, हाफ। किसका हाफ हो गया, इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग की, प्रारंभिक। इनिशियल का मतलब, इसका अपोजिट क्या होगा इनिशियल का, फाइनल। ये तो सिंपल है ना। इनिशियल का मतलब स्टार्टिंग, तो एंड जो होगा फाइनल। तो हम बात ये कर रहे हैं कि जो भी रिएक्टेंट है उसका जितना भी इनिशियल अमाउंट है उसका हाफ होने में, कितना होने में, उसे जितना भी टाइम लगेगा उसे आप क्या कहोगे, हाफ लाइफ। अब इसका हमें एक छोटा सा डेरिवेशन करना है, एक फॉर्मूला बनाना है। तो पहले हम ये हाफ लाइफ कैलकुलेट करेंगे जीरो ऑर्डर के लिए, फिर फर्स्ट ऑर्डर के लिए। इतनी देर तक टाइम मत लगाया करो। पहले हम ये हाफ लाइफ किसका निकालते हैं, जीरो ऑर्डर का। चलो जल्दी बताओ, जीरो ऑर्डर का के का फॉर्मूला क्या था, आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। मैं जीरो ऑर्डर का कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑर्डर का तुम में से किसी को बुलाऊंगा यहाँ पे करने के लिए, तो सही से समझ लेना। तो सबसे पहले हाफ लाइफ तुम्हें जीरो ऑर्डर का अगर निकालना है तो तुम उसका फॉर्मूला लिख लोगे, किसका, रेट कांस्टेंट का। अब क्या करोगे, तुम यहाँ पे दो बातें लिखोगे। तुम लिखोगे कि टाइम हो चुका है हाफ लाइफ, कितना टाइम हो गया, हमने खुद मान लिया कि जो टाइम है वो कितना पहुँच गया, हाफ लाइफ तक का, अर्ध आयु का। तो उस समय जो अभिकारक बचा होता है वो किसके बराबर होगा, सही है। ये दो चीज़ हम लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, कि अगर टाइम कितना हो गया है
हाफ लाइफ के बराबर। तो जो अभिकारक बचा हुआ है वो प्रारंभिक जो मात्रा थी उसका आधा ही तो होगा। अब ये जो दो चीजें हैं, टी की जगह अब तुम टी हाफ लिख दो वहां पर, और आर की जगह पर क्या लिख दो, आर नॉट बाई टू। तो क्या फॉर्मूला आएगा निकल कर देखो, के आर नॉट तो ऐसे ही रहने दोगे ना, तुम्हें आर की जगह पर ये लिखना है, क्या लिखना है, आर नॉट अपॉन टू। नीचे क्या चल रहा है, टाइम, टाइम की जगह क्या लिखोगे, टी हाफ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो अपने आप तुम्हें पता 1 होगा। 2 और 1 का एलसीएम कितना आएगा, 2। तो ये जो 2 है इसके साथ गुणे में पहुंच जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 आर नॉट। ये तो ऐसे ही रहेगा कितना, आर नॉट, और अपॉन में अभी भी क्या है तुम्हारे पास, टी हाफ। अब इसे रफ कर देता हूँ, बस लास्ट स्टेप पे देख लो क्या होगा। देखो 2 आर नॉट में से आर नॉट को माइनस करोगे, क्या बचेगा, आर नॉट बचेगा ना, आर नॉट। तो ये लिख दिया हमने क्या, आर नॉट। अपॉन में क्या चल रहा है, 2, ये 2 है, और नीचे क्या है, टी हाफ। अब जरा ध्यान से समझो इसे, इधर क्या चल रहा है अभी भी हमारे पास, के। ये जो नंबर था 2, ये इसके नीचे था, टी हाफ के नीचे तो कुछ नहीं था ना, अपने आप हम क्या मान लेते हैं, तभी तो 4 हो जाएंगे, तो हम अरेंज कर लेंगे। अब ये 1 पहुंच जाएगा इसके साथ गुणा में, और ये इसके साथ। तो फॉर्मूला देखो क्या बना, ध्यान से, आर नॉट बटे 2 टी हाफ, यही तो बना। तो फॉर्मूला हमारे पास आ गया के का, यहाँ पे लिख लो, के बराबर क्या आ गया फॉर्मूला, या के का मत लिखो, टी हाफ का फॉर्मूला चाहिए, टी हाफ का चाहिए तो टी हाफ को इधर ले आओ, के को नीचे, तो आ जाएगा फॉर्मूला आर नॉट बटे 2 टाइम्स ऑफ के। तो ये फॉर्मूला किसका हो गया, जीरो ऑर्डर की अभिक्रिया का। 1 नंबर में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जीरो ऑर्डर की अभिक्रिया के लिए हाफ लाइफ, अर्ध आयु और उसके स्थिरांक में जो फॉर्मूला है वो लिख के दिखाओ, तो तुम्हें याद हो जाना चाहिए। हाफ लाइफ किसके बराबर होता है, आर नॉट अपॉन 2 टाइम्स ऑफ के। टी हाफ किसके बराबर है, आर नॉट ऊपर और नीचे 2 टाइम्स ऑफ के। कर लो पूरा कॉपी है। चलो फॉर्मूला बताओ, फर्स्ट ऑर्डर के रिएक्शन का रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला, लॉग आर नॉट अपॉन आर। ठीक है, फॉर्मूला लिखने के बाद पहला स्टेप हमारा क्या था, वहां पर ये मान लेना कि टाइम हो गया है टी हाफ, तो जो बची हुई कंसंट्रेशन है वो आर नॉट बाई 2। तो वही फिर से लिख लो कि टाइम कितना हो गया, टी हाफ, तो आर कितना हो गया, आर नॉट बाई 2। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इस इक्वेशन को 1 मान लो ताकि हमें याद है। अब हम इन दोनों वैल्यूज को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो के किसके बराबर आ जाएगा, 2.303। क्या लिखूं अब, बढ़िया, टी हाफ लॉग आर नॉट लिखूं या आर लिखूं, बताऊं अभी, आर नॉट। आर की जगह लिखोगे ये, आर की जगह पर आर नॉट बाय, सही है इतना। तुम खुद देखो, आर नॉट से आर नॉट यहीं पे कैंसिल हो रहा है, आर नॉट से क्या कैंसिल हो गया, और ये 2 पहुंच जाएगा ऊपर। तो हमारे पास अब फॉर्मूला क्या आया, के 2.303 अपॉन टी हाफ लॉग 2। लॉग 2 का मान वैसे तुम लोग को याद कुछ रहता नहीं है, तो ये कौन सा याद रहेगा, किसी को याद हो तो फिर भी बता दो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़कर आ रहे हो और तुम्हें लॉग 2 का मान नहीं पता, 0.6020। लग रहा मैंने गलत लिख दिया, तुम लोगों को पढ़ा के तो मैं ही कंफ्यूज हो रहा हूँ। 0.3010, ये किसका मान होता है, लॉग 2 का। जो मैंने लिख दिया था वो लॉग 4 का मान था, किसका था, वैसे एग्जाम में लिखा हुआ आएगा, तुम्हें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। वो लॉग 2 का मान देंगे, वो लॉग 1 का भी मान देंगे। कितना होता है लॉग 1 का मान, 0। लॉग 1 का मान तो याद रखो कम से कम। लॉग 10 का मान कितना होता है,
1। चलो कुछ याद है। तो log 2 का मान कितना लिख दिया हमने, जो होता है 0.3010। अब ये भी एक नंबर है और ये भी एक, तो और बीच में साइन क्या है, तो कर लेते हैं गुणा। करोगे क्या, करोगे तो यही आएगा 0.693। कितना आएगा, जब 2.303 की 0.3010 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0.693। ठीक है, नीचे क्या चल रहा है, टी हाफ, इधर क्या चल रहा है, के। चाहो तो इसे वैसे लिख लो टी हाफ की फॉर्म में, तो टी हाफ कितना हो जाएगा 0.693 अपॉन के, यही हो जाएगा ना। तुम खुद देखो जो टी हाफ है क्या वो डिपेंड करता है कॉन्सेंट्रेशन पे, राइट साइड में कॉन्सेंट्रेशन का कोई टर्म ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो हाफ लाइफ है इंडिपेंडेंट है, वो निर्भर नहीं करता है। नोट करो, एक रिएक्शन है जिसका तुम्हें रेट लिख के दे दिया क्या, के ए, और बी की पावर कितनी है, कितनी है बी की पावर 2, और ए की पावर कितनी है हाफ, और क्या पूछा है तुमसे, रेट पूछा है। बताओ अभी, ऑर्डर कोटी पूछा है, ऑर्डर बताओ। कल एक क्वेश्चन कराने के बाद बताया था कि इससे आसान क्वेश्चन नहीं आ सकता एग्जाम में। बैठ जाओ, इतना टाइम नहीं है। कोई और वॉलंटरली अपने आप बताना चाहेगा, 2.5 बिल्कुल ठीक है भाई। ये हाफ है और ये 2 है, दोनों को ऐड ही तो करना है, 2 प्लस हाफ, तो वैसे तो आएगा 5.2, लेकिन इसे तुम 2.5 कह सकते हो। ठीक है, लेकिन कोशिश करना एग्जाम में 2.5 लिख के मत आना, यही लिख के आना कितना 5/2। ठीक है, गलत ये भी नहीं है, अगर तुमने पूरा कैलकुलेट कर दिया तो भी मार्क्स मिलेंगे। तो सिंपल है, सबको पता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होता है क्या है, जो रेट समीकरण होता है उसमें जो भी पावर होती है कॉन्सेंट्रेशन की, उनको हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो ऐड करने से हमारा आंसर आ जाता है। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट है, ऐसा हमने नहीं किया अभी। क्या लिखा है इसमें, x का y में क्या हो रहा है, रूपांतरण। रूपांतरण का मतलब कन्वर्जन, कन्वर्ट हो रहा है, x किस में कन्वर्ट हो रहा है, y में। तो मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिख लूं, x किस में कन्वर्ट हो रहा है, और मैं फिर इसके लिए रेट लिखता हूं। क्या लिख रहा हूं, रेट का मतलब दर, तो किसके बराबर होगा k, और फिर क्या लिखूंगा x, यही तो लिखते हो। रेट लिखने का तरीका क्या है, रेट कांस्टेंट स्थिरांक, और जो भी अभिकारक होता है उससे लिखते हो, उसकी तुम्हें पावर भी लगानी है। क्या लगानी है, अब पावर तो हम इस पे निर्भर करता है ना कि कौन सी कोटि की अभिक्रिया है, कौन सा ऑर्डर की। अगर 0 ऑर्डर होगा तो मैं 0 लगा दूंगा, फर्स्ट ऑर्डर होगा तो, अब तुम खुद देखो कौन सा ऑर्डर है, द्वितीय लिखा है ना, तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लगा देता हूँ 2, और इसे मान लेता हूँ क्या। अब आगे पढ़ो, यदि x की सांद्रता 3 गुनी कर दी जाए, कितनी, तो इसे रेट 1 मान लो, ये पहला वाला रेट है जब कुछ नहीं हुआ है, ऐसे छोड़ दो। अब तुम्हें दूसरा रेट निकालना है, इसे रेट नंबर 2 लिख दो, फिर से k लिखो, k कभी परिवर्तित नहीं होता, लेकिन x की जगह क्या लिखो, 3 गुना ही तो बोला है ना। ठीक है, तो अब तुम खुद देखो, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, 9 को बाहर निकाल लो, 9 के, फिर से वापस यही आ गया x स्क्वायर, ये कितना हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब तुम्हें ये पता करना है कि जो दूसरी वाली दर है वो पहले वाली के कितनी गुना हो चुकी है, तो सिंपल दोनों को डिवाइड कर देते हैं। क्या कर देते हैं, तो मैं रेट 1 को रेट 2 से क्या कर दूंगा, भाग कर दूंगा, और फिर हमारा एग्जाम में तुम्हें ऐसे ही करके आना होगा, तो तुम लिखोगे रेट 1 अपॉन रेट 2, तो फिर इधर की चीज को भाग करोगे, के एक्स स्क्वायर भाग किससे होगा 9 के एक्स स्क्वायर, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, तो फिर के से के कैंसिल, एक्स स्क्वायर से बचा क्या 1/9। यह आंसर नहीं है, आंसर अब आएगा इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करके, 9 की गुणा किससे हो जाएगी R1 से, क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे ही तो चलता है, तो तुम्हारा रेट 2 1 के साथ चला जाएगा, तो तुम रेट 2 को पहले लिखोगे। रेट 1 को हम पहले क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पूछा ही क्या है, प्रभाव क्या पड़ेगा, तो प्रभाव वाले में दूसरे वाले को हम हमेशा पहले के टर्म्स में बताते हैं। तो रेट 2 जो है वो कितना गुना हो चुका है 9 गुना किसके, रेट 1 के। यह आंसर है तुम्हारा। जब ये लिख दोगे तुम इस तरीके से, तब तुम्हें 3 नंबर पूरे मिल जाएंगे। आसान क्वेश्चन है। मान लो ये क्वेश्चन ये हो जाता है कि यहाँ पर 3 गुना की जगह 2 गुना कर देते सांद्रता, तो हमारा आंसर क्या आता 4।
भाई यहाँ पे 9 की जगह 4 बाहर निकलता, भाग करते 1/4 आता, तो रेट 2 4 गुना रेट 1 के। आसान क्वेश्चन है ना, चलो नोट करो इसे।